राम राम सभी को। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की पार्ट तीसरा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 2 पार्ट देख लिए थे, 2 वीडियो आ चुकी थी। जिसने 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट भी बना दी गई, उसमें मिल जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में हमने सबसे पहले तो इसकी भूमिका देखी थी, उसके बाद इसकी उत्पत्ति देखी थी, इसका कालक्रम देखा था, और इसके जो हमें स्थल मिले हैं वो 3 देशों से मिले थे। 3 देशों में जो महत्वपूर्ण स्थल मिले थे हमने उसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। जो 7 बड़े महानगर की बात की थी हमने, नगरों की बात की थी, उसमें हमने केवल एक पढ़ा था, हड़प्पा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदारो के बारे में पढ़ना चाहते हैं आज की वीडियो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा इससे पहले हमने कंप्लीट कर दिया था पिछली ही वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं। आपको लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं। मोहनजोदारो, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मोहनजोदारो जो है ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। 1922 में आर.डी. बनर्जी, जिनका नाम था राखालदास बनर्जी, इस राखालदास बनर्जी ने 1922 के अंदर इसका उत्खनन करवाया था। तो मोहनजोदारो की खोज कहीं या इसका उत्खनन 1922 में करवाया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदारो के बारे में कुछ तथ्य हैं और उनमें से एक है कि जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी थे उस समय, तो जॉन मार्शल ने कहा था कि मोहनजोदारो के अंदर 7 बार बाढ़ आई थी। कितनी बार बाढ़ आई थी? 7 बार बाढ़ आई थी, और 7 बार ये नगर जो है ये डूब गया था। 7 बार बाढ़ आई थी और 7 बार ये नगर डूब गया था। एक और इतिहासकार हुए हैं के.यू.आर. केनेडी। इस के.यू.आर. केनेडी के अनुसार जो मोहनजोदारो है इसके पतन का जो कारण था वो मलेरिया था। मलेरिया से इसका पतन हुआ था मोहनजोदारो को। ये के.यू.आर. केनेडी के अनुसार मलेरिया रोग से मोहनजोदारो का पतन हुआ था। मोहनजोदारो जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? मोहनजोदारो के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी, और जो जनसंख्या निवास करती थी वो जनसंख्या भूमध्य सागरीय प्रजाति की के लोग रहते थे। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे मोहनजोदारो के अंदर। तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या रहती थी तो ये सबसे बड़ा नगर होगा। बिल्कुल सही है। मोहनजोदारो जो है ये सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदारो था। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा फैक्ट एक और बताना चाहता हूं। ये सबसे बड़ा नगर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक नगर को खोजा जा चुका है जिसका नाम है गनेरी वाला। ये पाकिस्तान के अंदर खोजा जा चुका है, लेकिन इसका उत्खनन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर इसका उत्खनन कार्य पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जो नगर है मोहनजोदारो उससे भी बड़ा नगर होगा गनेरी वाला। लेकिन अभी के लिए मान के चलेंगे कि सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये तो आने वाले समय के अंदर की बात है कि 1 साल लग जाए, 2 भी साल लग जाए, 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये खोजा जा चुका है। और ये दावा पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा चुका है कि मोहनजोदड़ो से भी बड़ा ये स्थल है, लेकिन इसका उत्खनन कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको भी केवल एक बार नाम पढ़ लेंगे, लेकिन याद ज्यादा नहीं रखेंगे। सबसे बड़ा जो स्थल है वो अभी के लिए मान के चलेंगे। एग्जाम में आ गया तो उत्तर क्या देंगे? मोहनजोदड़ो जो है यही सबसे बड़ा नगर है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके उपनाम भी देखना चाहते हैं कि मोहनजोदारो जो है इसके
उपनाम क्या क्या हैं, मोहनजोदारो को किन किन उपनामों से, अन्य नामों से जाना जाता है। तो मोहनजोदारो जो है इसके उपनाम में है, उपनाम, इसके उपनाम में सबसे पहले तो इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, मुर्दों का टीला या इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। इसी को प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला या प्रेतों का नगर दोनों नाम कहा जाता है। मुर्दों का नगर या मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला या प्रेतों का नगर भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है, सिंधु का बाग या फिर सिंध का बाग, ये भी इस मोहनजोदारो को कहा जाता है। मोहनजोदारो को स्तूप टीला भी कहा जाता है, इसका एक उपनाम है स्तूप टीला। ये स्तूप टीला इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुषाण काल का एक शासक हुआ था, कुषाण काल में एक शासक था, सब भली भांति जानते हैं उसका नाम को, कनिष्क जो था, ये कुषाण काल का एक महानतम शासक था। और कुषाण काल में कनिष्क ने एक टीले का निर्माण करवाया था। जो टीला बनवाया था टीला नहीं, एक स्तूप का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने क्या किया था, एक स्तूप का निर्माण करवाया था, और जहां स्तूप का निर्माण करवाया था वहीं मोहनजोदड़ो जो है ये इसका डेवलपमेंट, इसका विकास हुआ था। तो इसी कारण इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ट्विंस कैपिटल जो है वो कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये पेपर में एक बार आया भी था, प्रीवियस ईयर के किसी पेपर में आपको मिल जाएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था। तो मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो जो है और हड़प्पा, इसको जुड़वा राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे हम देखते हैं जो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, इसके बारे में जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा होगा कि उसको दो भाग के अंदर बांटा था, एक पश्चिमी टीला कहलाता था और एक पूर्वी टीला कहलाता था। जो पूर्वी टीला है ये पूर्वी टीला है, यहां पर लिख देता हूं पूर्वी टीला, और यहां पर जो था वो था पश्चिमी टीला। इस पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा जाता था और पूर्वी टीला को नगर कहा जाता था। अब इस पश्चिमी टीला जो है, इसकी चारों ओर रक्षा के लिए जो एक रक्षा प्राचीर बनाई गई थी, उस रक्षा प्राचीर को कहा जाता था पश्चिमी टीला जो है। इस पश्चिमी टीले को चारों ओर से एक दीवार के माध्यम से बना दिया जाता था, तो एक रक्षा प्राचीर कहलाती थी। और इस रक्षा प्राचीर को क्या कहा जाता था, इस चार दीवारी जो थी इसे एक टेराकोटा भी नाम दिया गया था, या इसको टेराकोटा नहीं, परकोटा, इसे परकोटा कहा गया था। तो परकोटा किसे कहा गया था, जो चार दीवारी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, इसी को कहा जाता था परकोटा। और परकोटा के अंदर जो ईंटें लगी होती थी, अंदर की तरफ जो ईंट लगी होती थी वो कच्ची ईंट लगी होती थी, और बाहर की तरफ जो ईंट लगी होती थी उन ईंटों में प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब इस पश्चिमी टीले के अंदर क्या क्या खास बात मिली है, एक तो मैं आपको ये बता देता हूं, इसी पश्चिमी टीले के अंदर एक सभागार मिला है, सभागार मिला है। तो सभागार के अवशेष कहां से मिले हैं, पश्चिमी टीले से, मोहनजोदारो से सभागार के साक्ष्य मिले हैं। और जो सभागार के साक्ष्य मिले हैं, ये जो खंबे निर्मित किए गए थे, खंबों से निर्मित किया गया था, एक सभागार मिला है। और एक महाविद्यालय के अवशेष भी यहां से मिले थे, महाविद्यालय जो है इसके
का अवशेष भी यहाँ से मिले थे। और क्या मिले थे, इसी से मोहनजोदारो के पश्चिमी टीले से एक मिला था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारती संरचना थी, जिसे कहा जाता था अन्नागार। अन्नागार। तो अन्नागार के अवशेष कहां से मिले हैं, मोहनजोदारो से। और अन्नागार के अवशेष अन्य जगहों से मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार जो था वो मोहनजोदारो से मिला है। तो अन्नागार का सबसे बड़ा अवशेष जो मिला है मोहनजोदारो से। इस अन्नागार को सैंधव सभ्यता जो है इसकी सबसे बड़ी संरचना भी बताया गया है। सबसे बड़ी संरचना, तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना जो थी वो कौन सी थी, अन्नागार थी। एक बात थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे लेंगे कि अलग अलग किताबों के अंदर इसका अलग अलग नाम मिल जाता है। इसी अन्नागार को ग्रेनरी के नाम से जाना जाता है। ग्रेनरी कहा जाता है इसे, ग्रेनरी। तो लुसेंट वगैरह की किताब के अंदर ये नाम मिल जाता ग्रेनरी, जो आखिर है तो अन्नागारी। ये इंग्लिश में लिखा गया था, ये हिंदी में लिखा गया था। और इमारती संरचना सबसे बड़ी कौन सी थी, अन्नागार। इसी पश्चिमी टीले से एक और संरचना मिली है, जो क्या मिला है कि वृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं। वृहत स्नानागार यानी ग्रेट बाथरूम जो है, वृहत स्नानागार, इसके अवशेष कहां से मिले हैं, तो इसके अवशेष जो मिले हैं वो भी पश्चिमी टीला या दुर्ग टीले से मिले हैं और मोहनजोदारो से मिले हैं। वृहत स्नानागार जो है ये इस प्रकार से बनाया गया था, वृहत स्नानागार इस प्रकार से। इसमें नीचे उतरने के लिए यहां से सीढ़ियां होती थी, पैडी जिनको बोलते हैं, तो ये सीढ़ियां दोनों तरफ होती थी। तो इस प्रकार से नीचे उतरने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ होती थी। जल की निकासी के लिए यहाँ एक पाइप लगा होता था, जो कि जल की निकासी के लिए लगा होता था। इस वृहत स्नानागार को कि विश्व का आश्चर्य कहा था, तो वृहत स्नानागार को विश्व का आश्चर्य किसने कहा था, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल। इस जॉन मार्शल ने क्या कहा था, इस वृहत स्नानागार को विश्व का आश्चर्य, तो विश्व का आश्चर्य, वृहत स्नानागार को विश्व का आश्चर्य कहा था जॉन मार्शल ने, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इन्होंने विश्व का आश्चर्य कहा था वृहत स्नानागार को। वृहत स्नानागार जो है ये इसी पश्चिमी टीले के अंदर से मिला था। और पश्चिमी टीले से खास बात क्या मिली थी, इस पश्चिमी टीले से जिस प्रकार से बहुत सारे मकान मिले थे, तो घरों के जो साक्ष्य मिले थे वो इसी से मिले थे। घर जो थे उन घरों के अंदर खास बात क्या मिली थी, घरों के अंदर एक खास बात तो ये मिली थी, जो घर मिले थे वो 2 से 3 मंजिल के तो घर मिले थे, और एक घर के अंदर 3 से 4 कमरे मिले हैं। 3 से 4 कमरे भी मिले थे, और 2 से 3 मंजिल के जो हैं वो इसके अंदर से क्या मिले थे, 2 से 3 मंजिल का यहां से मंजिल के मकान मिले हैं, और 3 से 4 कमरे मिले थे। और उन घरों के अंदर खास बात क्या मिली थी, उनमें स्नानागार भी मिले थे। स्नानागार यानी बाथरूम के अवशेष भी वहां से मिले थे। और घरों के अंदर प्रत्येक जो घर था उस घर के अंदर एक कुआं जरूर होता था। तो ये सारे साक्ष्य यहां से मिले थे। और पूर्वी टीले की खास बात देखेंगे, इस पूर्वी टीले के अंदर क्या मिला था, तो पूर्वी टीले के अंदर खास बात सबसे पहले तो ये देखें कि पूर्वी टीले में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इसके बीचों बीच एक सड़क बनी थी, सड़क। और सड़क जो थी ये 10 मीटर जो है ये चौड़ाई की सड़क थी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भी ये सड़क जो है जाती थी। इस सड़क को कहा गया था राजपथ। राजपथ तो पहली बार या एकमात्र कह सकते हैं पक्की सड़क के साक्ष्य, पक्की सड़क के साक्ष्य मिले थे मोहनजोदारो से, जिसे राजपथ कहा जाता था। इसी पूर्वी टीले से एक खास बात और मिली थी। पूर्वी टीले से एक इस प्रकार की संरचना मिली थी, इस प्रकार की, इसे कहा गया था जैसे 10 इंच की कांसे की
10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और जो 10 इंच की कांसे की नर्तकी मिली है वो किस प्रजाति की मिली है? प्रोटो ही है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। इस प्रजाति की जो मिली है वो क्या मिली है? 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली थी? मोहनजोदारो से। और किस प्रजाति की थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की थी। और यहां से खास बात और क्या मिली थी? यहां से एक मिला था, मैं यहां से नाम लिख दूं, यहां से मिली थी लगभग 1200 के आसपास यहां से मोहरें मिली हैं। तो 1200 से आसपास मोहरें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें टोटल अगर मोहरे की बात की जाए तो टोटल 2500 के आसपास मोहरें मिली हैं, लगभग 2500 मोहरें। इन 2500 मोहरों में से 1200 मोहरें अकेले मोहनजोदड़ो से मिली हैं। इसका मतलब सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक मोहरें जो मिली हैं वो मोहनजोदारो से मिली है। कितनी मिली है? 1200 मोहर मिली है। ये जो 1200 मोहरें हैं ये वर्गाकार मोहरें मिली हैं, वर्गाकार, क्योंकि 2500 मोहरों में से कुछ मोहरें वर्गाकार थी, कुछ आयताकार थे, कुछ बेलन के आकार की भी थी। इस और यहां से वर्गाकार मिली है। और वर्गाकार जो मिली है ये किसकी बनी थी? सेल खड़ी की मिली थी। सेल खड़ी से ये बनी हुई थी। सेल खड़ी जो है इससे ये निर्मित थी, सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें मिली है 1200 मोहरें मोहनजोदारो से। अगर ये पूछ ले कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहां से मिली हैं, तो सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें जो मिली हैं वो हड़प्पा से मिली थी। और हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था। एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। यहां से एक खास बात और भी देख सकते हैं, जैसे यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहीं से एक कपड़ा मिला था और उस कपड़े के अंदर एक चाकू, उस कपड़े के अंदर एक चाकू लिपटा हुआ था। कपड़े के अंदर क्या था? एक चाकू को लिपटे हुए मिला था। और जो कपड़ा मिला था, मैं यहां पर लिख रहा हूं उस बात को, जो कपड़ा मिला था वो जो कपास जिसको सूत कहा गया था उस समय, या सूत, कपास से ही सूत तैयार होता है, तो सूत का जो कपड़ा निर्मित था उसी कपड़े के अंदर चाकू मिला था। तो यहां से क्या मिलता है कि कपास के साक्ष्य जो हैं वो कहां से मिले थे? तो कपास के साक्ष्य हैं मोहनजोदारो से मिले थे। भारत ने सर्वाधिक, सबसे पहले कह सकते हैं कि कपास उगाने का श्रेय कहां से मिला था? मोहनजोदारो से कपास के साक्ष्य मिले थे, क्योंकि सूत के कपड़े से लिपटा हुआ एक चाकू का जो है इसके भी साक्ष्य मिले। स्थल कौन सा आ जाएगा? अगला स्थल हम पढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल, अगला स्थल आ जाएगा लोथल। ये लोथल कहां पर है? तो लोथल है गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में सरगवाला गांव के समीप बोगवा नदी के किनारे, बोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी। तो देखो इतनी सारी बातें जानी। लोथल जो है ये गुजरात राज्य में है, अहमदाबाद जिले में है, और सरगवाला गांव के समीप बोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी में स्थित है। जैसे अगर हम कोशिश करें भारत का इस प्रकार से मैप बनाने की, तो जो भारत का ये मैप इस प्रकार से बन गया, उधर का छोड़ दें, तो ये यहां पर जो पानी है यहां कहा जाता है इसे कच्छ की खाड़ी, और इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी।
ये दोनों गुजरात राज्य के तट पर ही हैं। तो गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी भी स्थित है और खंबात की खाड़ी भी स्थित है। तो खंबात की खाड़ी के अंदर महत्वपूर्ण स्थल जो है उसी में से एक स्थल का नाम है लोथल। लोथल के अलावा यहाँ रंगपुर भी है और कच्छ की खाड़ी में यहाँ धोलावीरा, सुरकोटदा ये यहाँ पर स्थित है, बेसलपुर, देसलपुर इस प्रकार से हैं। पिछले वीडियो में आपने ये सारी बातें जान ली थी। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक नगर जो था वो एक तो पूर्वी टीले थे, पूर्वी टीला मिला उसके अंदर, पूर्वी टीला, और एक उस नगर में मिला है पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। इस लोथल की खास बात क्या है, लोथल जो है उसका पूर्वी टीला और जो पश्चिमी टीला है ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यानी सुरक्षा के लिए जो दीवार बनाई गई थी वो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों को साथ मिलाकर बनाई गई थी। तो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यानी उसे परकोटा जो था एक ही परकोटे से घिरा हुआ था। परकोटा जो था वो एक ही परकोटा था जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों के बाहर से था, उसे रक्षा प्राचीर या परकोटा कहा जाता था। अब इस पश्चिमी टीले से खास बात क्या मिली थी, इस पश्चिमी टीले से एक तो रंगाई कुंड मिला है, रंगाई कुंड मिला है, और एक क्या मिला है, आटा पीसने की चक्की के अवशेष। ये इंपॉर्टेंट है, आटा पीसने की चक्की के अवशेष कहां से मिले थे, तो लोथल से मिले थे। और लोथल में कहां से मिले थे, पश्चिमी टीले से मिले थे। और इसी पश्चिमी टीले से और क्या मिला था, इसी पश्चिमी टीले से एक चीज और भी मिली थी कि मन के बनाने का जो कारखाना था, मन का बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना, उसके अवशेष भी कहां से मिले थे, लोथल से मिले थे। लेकिन एक ध्यान रखना, चनुदुडो है वहां पर बड़ा कारखाना मिला था, चनुदुडो से बड़ा कारखाना मिला था, इससे छोटा कारखाना जो मिला था वो लोथल से मिला था। लोथल से भी मन का बनाने का कारखाना मिला था, लेकिन अगर ये पूछ लाए कि सबसे बड़ा कारखाना कहां से मिला था तो चनुदुडो से मिला था। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और क्या यहां से खास बात थी, इसकी खास बात ये रही थी कि पूर्वी टीला जो है, इस पूर्वी टीला से 2-3 मोहरे मिली हैं, गोरिल्ला, बारहसिंगा, गोरिल्ला और बारहसिंगा की इनकी मोहरे मिली हैं। इन दोनों की क्या मिली हैं, मोहरे मिली हैं। कहां से मिली हैं, लोथल से मिली हैं। और लोथल से क्या मिला है, लोथल से एक मम्मी का मॉडल भी मिला है, लोथल से एक मम्मी का मॉडल मिला है। मम्मी जो है ये मिस्र की क्या थी, परंपरा रही थी। मम्मी का मॉडल कहां से मिला था, तो ये मिस्र से मिला था। यहां से क्या मिला था, 2 राक्षस का जो चेहरा था, जो राक्षस की वाली मोहरें मिली हैं, कहां से मिली हैं, लोथल से मिली है। जिससे पता चलता है कि फारस के साथ इनका व्यापार किस प्रकार से था। तो फारस के साथ व्यापार के साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं, मिस्र के साथ व्यापार के साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं। और यहां से क्या मिला था, और यहां मिले हैं उसको छोड़ दो, बाकी चीज को छोड़ दो क्योंकि ज्यादा हो जाएगा वो सारी चीजें। और यहां से क्या मिला था, जैसे अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहां से मिले थे। अग्निकुंड जो है, अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहां से मिले थे। अग्निकुंड का साक्ष्य भी यहां से मिला था। और अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से भी मिला था। कालीबंगा से जो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था, कालीबंगा से, वो इनसे बड़े अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से बड़ा अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तो अग्निकुंड का साक्ष्य लो, चलो इसको साफ कर रहे हैं। उसके बाद हम अगला स्थल पढ़ते हैं। और अगला जो स्थल है, अगले स्थल का नाम है चनहुदड़ो। हुदड़ो, ये दोनों ही नाम मिल जाते हैं, चनहुदड़ो या चंदहुदड़ो,
ये दोनों नाम मिलते हैं। तो चंद हुदड़ो जो है ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहाँ है, पिछली वीडियो में देखा था कि मोहनजोदारो के समीप है, तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। इसकी जो उत्खनन कार्य या हम इसकी खोज कह सकते हैं 1931 में की गई थी MC मजूमदार के द्वारा। MC या इसको MG भी किसी किताब में, मजूमदार के द्वारा 1935 में पुनः उत्खनन इसका करवाया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका पुनः दोबारा से उत्खनन करवाया था, यानी दोनों ने इसका खोज या उत्खनन करवाया था। सबसे पहले 1931 में शुरू करवाया था MC मजूमदार के द्वारा, 1935 में इसका पुनः उत्खनन करवा दिया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा। इससे खास बात क्या मिली थी, इसमें जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला था, इस पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले, इन दोनों में से किसी भी टीले को प्राचीर, रक्षा प्राचीर या प्रकोटे से नहीं बनाया गया था। तो प्रकोटा ना तो इस पश्चिमी टीले के यहाँ था ना पूर्वी टीले के यहाँ था, तो यानी प्रकोटा यहाँ था ही नहीं। तो चंद उदड़ों से प्रकोटा जो है, रक्षा प्राचीर के अवशेष जो है वो यहाँ से नहीं मिले थे। यहाँ से क्या क्या खास बात मिली थी, नंबर 1 तो ध्यान रखना, यहाँ से लिपस्टिक, महिलाएं जो लगाती हैं लिपस्टिक, यानी सौंदर्य प्रसाधन जो है, सौंदर्य के अवशेष अगर पूछे जाएं तो कहां से मिले हैं, चंद हुदड़ों से मिले हैं। और चंद हुदड़ों से क्या मिले थे, चंद हुदड़ों से मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने, और ये मन के बनाने के कारखाने जो मिले हैं ये लोथल से बड़ा मिला है। लोथल से बड़ा जो है वो मन का बनाने के कारखाना यहां से मिला था। और क्या मिला था, यहां से एक वक्राकार ईंट मिली हैं, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य से मिले हैं। इस प्रकार से जो ईंट थी उनके साक्ष्य कहां से मिले हैं, चंद उदड़ों से मिले हैं। इसी चंद उदड़ों से और क्या मिला था, एक मिला था कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए ईंट के साक्ष्य मिले थे। यानी एक ईंट के ऊपर तो ऐसे भागते हुए किसी जानवर के पंजे मिले हैं जो कि बिल्ली के थे, और उसके पीछे पीछे जो उनको दबाते हुए चल रहे थे उसको कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। तो ये उत्खनन के द्वारा बस ये आइडिया लगाया गया कि बिल्ली का पीछा करते हुए कोई कुत्ता भाग रहा था, तो उसके साक्ष्य कहां से मिले थे, चंद उदड़ों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी संस्कृति। अगली 2-3 वीडियो और आएंगी, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो नेट खत्म हो जाता है, कईयों की शिकायत आ जाती है, तो 25-30 मिनट की वीडियो आ जाती है, बहुत काफी होती है।